हमारी EMRS से रिलेटेड स्पेशल क्लासेस चल रही है जिसमें हम कंप्लीट पेडागोजी कवर कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम NEP डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यदि मैं आपको बताऊं कि 100% यदि आप पूछो कि क्या आ सकता है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ के जाएं, ये ज़रूर आएगा आपके जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये। और आप लिख के ले सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी कह सकते हैं हम, और आपके पेडागोजी से रिलेटेड भी, और आपके जो है जीके से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम है तो जीके भी किससे रिलेटेड आएगा, आपका टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने ब्रीफली इसको जो है पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसमें हमने बहुत से राइट्स देखे हैं। तो वहाँ पे भी आप देख के समझ गए होंगे, बहुत ब्रीफली समझाया है, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन यदि जिसे समझ में नहीं आया होगा, यदि वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं आपको बता दूं, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या फिर विकलांग हों या फिर सामान्य बच्चे हों, सभी को एक छत के नीचे एक स्कूल में शिक्षा प्रदान करना ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, आज हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहला जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपने भी बहुत जगह सुना होगा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है क्या कहा गया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहा गया है, ठीक है। अब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे जो बात कही गई है, प्रोविज़न ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, जो 6 ईयर के नीचे हैं, बिलो की बात कर रहे हैं हम, जो नीचे हैं उन्हें आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, किसमें, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 45, इससे रिलेटेड हम डिस्कस करते जाएंगे क्या क्या है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि 21, 1, 2, 3 में ये चीज़ें हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को। और मैंने कहा भी था वो वीडियो में कि हम इन्हें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 क्या कहता है हमारा, कि राज्य जो है सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो है राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है राज्य की, कि वो जो है बाल्यावस्था में उनका देखभाल करे और शिक्षा प्रदान करे। जैसे आपने देखा होगा आंगनवाड़ी की व्यवस्था की जाती है हमारे जो है बच्चे को, प्राइमरी स्कूल के लिए भी हम कह सकते हैं एक प्रकार से। तो इंग्लिश में यदि बात करूँ, द स्टेट शैल एंडेवर मतलब क्या होता है, प्रयास, ठीक है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल, कब तक, दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, 6 ईयर की एज तक जो है उन्हें देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, यही आर्टिकल नंबर 45 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये भी बता सकते हैं कि जो है कहाँ का ये प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि 6 वर्ष की आयु तक जो है बाल्यावस्था, मतलब जो बच्चे हैं 6 वर्ष की आयु तक उन्हें देखभाल और शिक्षा का प्रावधान या प्रदान करने का प्रयास हम कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। तो आपको बहुत से आर्टिकल दिए रहेंगे, तो आपको लगाना है अनुच्छेद 45 या आर्टिकल नंबर 45, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जिसे हम कहते हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आर्टिकल नंबर 21A में, ठीक है। और जे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात जो हमने करे थे वो आर्टिकल नंबर 45 की बात हो गई। तो ऐसे हम डिस्कस करते चलेंगे। अब राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, किसमें, आर्टिकल नंबर 21A में
जो है अनुच्छेद 21A में आपको क्या मिलता है, शिक्षा का अधिकार। मतलब जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। मतलब ये हर राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक कानून लाए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और ये संशोधन कौन सा था, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 93 अमेंडमेंट, प्राइमरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट की यदि हम बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, तो 93 संशोधन क्या कहता है कि प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है एक अधिकार है सभी बच्चों का कि उनको प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, और सभी को मिलनी चाहिए। तो अब संविधान के 93 संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। मतलब कि यदि कोई बच्चे आपको देखने को मिलते हैं जो कि प्राथमिक शिक्षा नहीं लेते, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है या फिर वो कहीं काम करते दिखते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या करते हैं, कहीं पे काम करवाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जिसे हम कहते हैं, एक और अधिकार कहते हैं ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये कंपलसरी कर दिया गया है, ये फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है कि जो है प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है जो कि कंपलसरी है प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए शिक्षा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15 में आपको क्या दिखाया जाएगा कि महिलाओं के लिए शिक्षा पे जोर दिया गया है आर्टिकल नंबर 15 में। तो सबसे पहली बात आपने देखा होगा कि बहुत से परिवार में, समाज में ये मिथ बैठ गया है कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना है। महिलाएं तो आगे चल के क्या करती हैं, सिर्फ खाना ही बनाएंगी, घर ही संभालेंगी, तो वो पढ़ के क्या करेंगी। तो जो है वो समाज को भी एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, या समाज की या परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को भी सामान्य रूप से शिक्षा दी जाए, जैसे कि किन्हें दी जाती है, जैसे कि सभी बच्चों को दी जाती है या बालकों को दी जाती है, वैसे ही महिलाओं के लिए भी शिक्षा का प्रावधान है। और यह आर्टिकल नंबर 15 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस, जिसे हम OBC के रूप में या फिर EWS वाले भी आजकल आ जाते हैं इसमें। तो इसके अंदर क्या है कि SC ST और अन्य कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हित को बढ़ावा देना। मतलब कि आर्टिकल नंबर 46 में आपको ये मिलेगा कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें भी, जो सामान्य बच्चे हैं जो कि ठीक ठाक परिवार से आते हैं, उनके साथ ही उन्हें शिक्षा दी जाए। और ये हम कहाँ पढ़ते हैं, हम ये इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में भी हमें यही पढ़ाया जाता है कि जैसे कि समानता का अधिकार है ना, हमारे राइट्स हैं कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। ऐसा नहीं कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसे पढ़ने का कोई हक नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे वो SC का हो, ST का हो, कमज़ोर वर्ग का हो, चाहे किसी भी रूप से डिसेबल हो, सभी बच्चों को पढ़ने का पूर्णतः अधिकार है। और ये आपको कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 46 में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न फॉर रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा के लिए प्रावधान। अब देखिए, धार्मिक प्रचार का अधिकार इसमें किसमें मिलेगा आपको, आर्टिकल नंबर 25 में, राइट टू प्रोपेगेट रिलीजियन। ठीक है, धर्म प्रचार का अधिकार। अब देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं, सबसे पहले हम एक कुरीति जो फैली हुई है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारा धर्म ही अच्छा है, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि ये धर्म जो है ये सही नहीं है, ये धर्म जो है इसकी जो रीति रिवाज है वो सही नहीं है, तो वो एक धर्म का विरोध करने लगते हैं या फिर एक पर्टिकुलर धर्म को ऊंचा बताते हैं। तो ये जो है ये भी नहीं होना चाहिए।
मान के चलिए कोई अलग से एक ये कर सकता है कि अलग से एक ट्रस्ट निकाल के उन्हें उस पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा दे सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता कि दूसरों के धर्म को वो क्या करे, बुरा बताए। ठीक है, और ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। लेकिन 25 में क्या कहता है हम ये देखते हैं। धर्म प्रचार का अधिकार, सभी को धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, अपने धर्म का, जिसमें हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 25(1) सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार की गारंटी देता है। जैसे कि मैंने सेकेंड पार्ट में आपको बताया कि पर्टिकुलर ऐसे नहीं कर सकता कि वो कहीं पर भी ये चीज़ें कर रहा है, या फिर हम कोई विशेष शिक्षा को ऐसा कर दें जैसे कि हमारी शिक्षा नीति ही ऐसी हो जाए कि हम सिर्फ हिंदू धर्म को अच्छा बताएं। तो ऐसे में क्या होगा, बाकी धर्म को ठेस पहुंचेगी, और ये काम जो है हमारे भारत में नहीं होता। हमारे भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, सभी धर्म को ये इक्वल मानता है और सभी को ये जो है अधिकार भी प्रदान करता है कि सभी धर्म अच्छे हैं। ठीक है, और ये सभी को अधिकार है कि वो पर्टिकुलर यदि एक धर्म के बारे में अपना प्रचार करना चाहता है या उसकी शिक्षा देना चाहता है तो वो एक ट्रस्ट ऑर्गेनाइज करके कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारी शिक्षा नीति में एक पर्टिकुलर धर्म को अच्छा बताया जाए या उसकी शिक्षा दी जाए। सभी धर्म को इक्वल माना जाता है, दी जाएगी तो सभी धर्मों की दी जाएगी, एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक निर्देश में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 एक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है। इस लेख में जो है 3 खंड हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि धार्मिक पूजा, धर्मनिरपेक्ष है हमारा भारत, और स्वतंत्रता का अधिकार है। पहली बात, आप किसी भी धर्म को पूज सकते हो, किसी भी धर्म की आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में आप प्रचार कर सकते हो अपने धर्म का, लेकिन किसी को आप उकसा नहीं सकते कि आप इस धर्म को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि 3 भागों में जो बांटा गया है वो क्या क्या है। आर्टिकल नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट जो है, स्टेट्स नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है, राज्य पूर्ण रूप से निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी या नहीं करेगा। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया, पहले क्या बताया मैंने आपको, यही बताया कि किसी को ये अधिकार नहीं है, किसी राज्य को या केंद्र को, कि वो सिर्फ एक धर्म की शिक्षा प्रदान करे। हाँ, कोई ट्रस्ट बना के वो कर सकता है। यदि कोई इंसान चाहे कि एक ट्रस्ट बना के किसी पर्टिकुलर धर्म को शिक्षा देना चाहता है तो वो दे सकता है। लेकिन एक जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं हम लोग, तो एनसीईआरटी हो गई, इसमें केवल एक धर्म के लिए नहीं बताया जाएगा या एक धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यहाँ पे किया जाएगा तो सभी धर्म का, या फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो 28 का 2 है, दूसरा भाग आर्टिकल का दूसरा खंड, जिसे हम कह सकते हैं राज्य खंड 1 में कुछ भी एक शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो कि राज्य द्वारा प्रशासित है, लेकिन किसी भी बंदोबस्ती या ट्रस्ट जो कि मैंने आपको पहले बताया के तहत स्थापित किया गया, जिसके लिए आवश्यक है कि ऐसे संस्थानों में धार्मिक संस्थान प्रदान किए जाएं। ठीक है, तो ये कोई ट्रस्ट के ऊपर कोई इंसान एक बंदोबस्ती ऐसी कर सके या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा बना सके जिसमें वो पर्टिकुलर एक धर्म की शिक्षा दे सके, तो वो कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई स्टेट, कोई केंद्र सरकार अपने जो है, या कोई यूटीएस की बात करें हम, तो वो पर्टिकुलर एक धर्म की शिक्षा के लिए नहीं उकसा सकता या नहीं दे सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 जो है हमारा 28 खंड नंबर 3 कह सकते हैं हम 28 आर्टिकल नंबर में, ले डाउन नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड in such institution that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto
unless such person or if such person is a minor his guardian has given a consent thereto। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक ही बात बताई गई है कि स्टेट जो है एक पर्टिकुलर धर्म के लिए अपनी जो है उनके रिलीजियस के सम्मान करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे, हम वो देखते हैं। आर्टिकल नंबर 51A, जिसे क्लास के भी कहते हैं, खंड का जैसे हम कह सकते हैं, उसमें क्या क्या दिया गया है अब हम ये देखते हैं। ठीक है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये सभी की ड्यूटी बनती है, एवरी सिटीजन की बनती है, कर्तव्य बनता है, ऑफ इंडिया हु इज पेरेंट ऑफ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी व्हाट्स बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या अभिभावक हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को या जैसे भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य होगा। ये सभी का कर्तव्य बनता है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के हर सिटीजन का, हर व्यक्ति का, हर अभिभावक का ये कर्तव्य बनता है कि वो जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ठीक है, अब शिक्षा के अवसर प्रदान करने से मतलब कि वो जो है यदि उनके आसपास कोई बच्चा दिखता है जो 6 से 14 वर्ष की उम्र का है और वो पढ़ नहीं रहा है तो उसे प्रेरित करना कि वो पढ़े। यदि वो फिर भी नहीं मानते हैं, उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप किसी शिक्षक को, आप वहाँ के जो है किसी अधिकारी को या पुलिस को ये सूचना दे सकते हो, जिससे वो उन्हें पढ़ने की इजाज़त दें और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, हम देखते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द नेशनल लेवल। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द नेशनल लेवल में जो है एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है, प्लानिंग कैसी है, हम ये देखेंगे। योजना, इससे रिलेटेड जो एजुकेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन किए गए हैं हम वो देखते हैं। तो प्लानिंग हो गया, शैक्षणिक सुधार हो गए, संगठन हो गए, दिशा हो गए। ठीक है, तो इन अधिकारों को हम देखेंगे। प्लानिंग की बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं उनकी बात करते हैं, योजना की बात करते हैं। तो प्लानिंग जो है हमने एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो हम देखते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन टारगेट्स एंड प्रिपेयर द एजुकेशन प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कंट्री एज अ होल। केंद्र सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है और समग्र रूप से देश द्वारा लागू की जाने वाली शिक्षा योजना तैयार करती है। ठीक है, तो यदि मैं आपको इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो एक लक्ष्य निर्धारित करती है। अब वो लक्ष्य क्या हो सकता है, कोई भी है। अब कोई भी प्लानिंग, जैसे हमने पहले भी समझा था, हमने कोई भी प्लान बनाना हो, हमें एयर प्लान बनाना हो, हमें लेसन प्लान बनाना हो, हमें यूनिट प्लान बनाना हो, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम जब वो पर्टिकुलर योजना हमारी एंड हो तो हम क्या देखना चाहें, क्या इम्प्रूवमेंट बच्चे में देखना चाहें। ठीक है, क्या उसमें जो है योजना जो हमने बनाया था उसका क्या इम्प्रूवमेंट जो है उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, तो ये देखना चाहते हैं। तो वो लक्ष्य है जो, जैसे कि मान के चलिए हमने एक प्लान बनाया, हमने पाठ्य योजना बनाई, पाठ्य योजना में हम बता रहे थे किसके बारे में, हम ग्रहों के बारे में बता रहे थे। तो हमारा लक्ष्य क्या था कि हमारा लक्ष्य ये था, हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चों को सौरमंडल के बारे में, या हम जहाँ रहते हैं, जहाँ जीवन संभव है, या जहाँ जहाँ जो है हमारे सौरमंडल में जो जो ग्रह हैं, सभी की जानकारी उस बच्चे तक पहुँचाना, उसको देना। तो ये जो है एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो यही योजना में भी बताया गया है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एट द नेशनल लेवल में भी ये बताया गया है कि केंद्र सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है और समग्र रूप से देश द्वारा लागू की जाने वाली शिक्षा योजना तैयार करती है। ठीक है, और ये देश के द्वारा एक पाठ्यचर्या निर्माण होती है, आपने देखा होगा। तो वहीं एक प्रकार से आप कह सकते हो कि समग्र रूप से जो है शिक्षा योजना जो बनाई है सरकार ने वो है, या हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हैं, वो भी एक योजना है जिसके अंतर्गत जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है,
हम देखते हैं शैक्षिक सुधार की बात करें हम, तो शैक्षिक सुधार एजुकेशन रिफॉर्म क्या क्या है। अब शैक्षिक सुधार जो है इसके लिए एक कमीशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक कमीशन बिठानी चाहिए या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि शैक्षिक सुधार करते रहे टाइम टाइम से। आप मान के चलिए, देखिए समय चलते जा रहा है, जो चीज़ आज जो चीज़ थी, अब मान के चलिए यदि पहले लोग साइकिल से चला करते थे, बैलगाड़ी से चला करते थे, लेकिन समय के साथ साथ कैसा परिवर्तन हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, हम बस से चलने लगे, हम एरोप्लेन से चलने लगे। किसी ने सोचा था कि हम इतनी ऊंचाई से कभी इतना भारी चीज़ गुरुत्वाकर्षण को परास्त करके भी चलाई जा सकती है? नहीं ना। तो ये चीज़ें हैं, तो शिक्षा शैक्षिक सुधार में भी यही है। अब जैसे मोबाइल में आप देखते हो कि मान के चलिए हम रेडमी की बात करें, एमआई की बात करें, रेडमी 4, 5 आया, फिर 6 आया, तो 6 ये नाम क्यों परिवर्तित हो रहे हैं, बार बार क्यों आ रहे हैं? तो बात यही है कि उनमें सुधार होते जा रहा है, समय के साथ साथ सुधार होते जा रहा है। तो शिक्षा में भी इसकी ज़रूरत है कि समय के साथ साथ सुधार होते रहे। तो एक कमीशन बैठे जो कि सजेस्ट करे या किसी टीचर से सजेशन ले, बच्चों से सजेशन ले और उसके अकॉर्डिंग शिक्षा में या शिक्षा योजना में सुधार करते रहे। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम संगठन की बात करें, तो संगठन में भी वही चीज़ें हैं। फॉर कैरिंग आउट एजुकेशन प्लान्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप इंस्टीट्यूशन लाइक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन विच प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टेट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, तो वो इम्प्रूवमेंट को देखते हुए समय के साथ, तो वो क्या करें, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हुआ या फिर हमारे बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट हुए, तो वो गाइडेंस प्रोवाइड करें स्टेट को या केंद्र को कि वो एजुकेशन में एक क्रांति ला सकें या फिर उसमें सुधार कर सकें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन में आता है ये चीज़ें। ठीक है, अब डायरेक्शन, हम दिशा की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो डायरेक्ट्स एंड गाइडेंस द स्टेट गवर्नमेंट्स, local bodies and private enterprise so as to encourage education on right line. This is done by the ministry through Central Advisory Board of Education. ठीक है, तो ये है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये गाइड करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि जो लोकल बॉडीज़ हुई या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन हुए हमारे या फिर स्कूल हुए, कॉलेज हुए, तो यहाँ पे जो है उनको इनकरेज किया जाए एक अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और उन्हें जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो है सेंट्रल एडवाइजरी भी उनको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, यहाँ पे ये है। और वहाँ पे कैसा होना चाहिए, एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी प्रोवाइड करना है। एजुकेशन हमें कैसा करना है, एजुकेशन ऐसा हो कि वो बच्चों के बाल केंद्रित हो, जैसा कि अभी हमारे लिए है बाल केंद्रित शिक्षा। तो उनके लिए कैसी अप्रोच रहे, किन टीचिंग मटेरियल का यूज़ किया जाए, किन टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाए, तो ये सब चीज़ें उनमें आती है। कंट्रोल, नियंत्रण की बात करें तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट्स सुटेबल ग्रांट्स टू द स्टेट्स। ठीक है, उनको सुटेबल ग्रांट्स दिया जाए। ठीक है, लोकल बॉडीज़ एंड प्राइवेट एजेंसीज को, थस इट एक्सरसाइजेस कंसिडरेबल कंट्रोल ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो नियंत्रण एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कुछ भी प्राइवेट एजेंसी या लोकल बॉडीज़ कुछ भी कर रही हैं, और ये परमिशन हम स्टेट को भी दे सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि स्टेट भी इन चीज़ों पे पाबंदी लगा सके कि ऐसा नहीं कि मान के चलिए एनसीईआरटी ऑल इंडिया में लागू है तो कुछ प्राइवेट संस्थान अपना ही कुछ निकाल दें, तो ऐसा नहीं करना है। जो पूरे देश में ऑर्गेनाइज है वही चीज़ एक एजुकेशन, चाहे वो प्राइवेट हो या लोकल बॉडीज़ कोई भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसे वो चीज़ माननी पड़ेगी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों का समानीकरण। तो यहाँ पे वही है कि कोई भी एसटी से हो, वीकर सेक्शन से हो या फिर इकोनॉमिकल हो, तो सभी को, चाहे वो डिसेबल हो, सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, सभी को समान रूप से देखना। ऐसा नहीं कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसे शिक्षा ना दी जाए, ऐसा नहीं करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पायलट प्रोजेक्ट, प्रायोगिक परियोजना। ठीक है,
पायलट नहीं था, इसको पायलट लॉट पढ़ते हैं या पिलोट, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। प्रोनाउंस सिर्फ आप इसके लिए कर सकते हैं कि आपको चीज़ें याद रहे, कि आप स्पेलिंग गलत ना करो, तो आप इसे पिलोट पढ़ सकते हो। यदि आप जैसे भी पढ़ो, आपको सिर्फ स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, आपसे प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यदि आप स्पेलिंग में गलत करोगे तो उसका इफेक्ट आपका थोड़ा सा सही नहीं बैठेगा जब आप चीज़ों को लिखते हो, जैसे B.Ed में लिखते हो तब की कंडीशन बात कर रहा हूँ। अभी तो आपका कैसा रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। प्रायोगिक परियोजना की बात करें, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अंडर लार्ज नंबर ऑफ pilot projects like rural universities, regional institutes, SSA, curriculum reform and textbook etc. By starting these projects, the ministry aimed to providing enlightened leadership all over the country. तो जो प्रायोगिक परियोजना है वो जो है मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके अंतर्गत जो है शिक्षा, हमारी शिक्षा व्यवस्था आती है, तो वो क्या करे, रूरल एंड यूनिवर्सिटी हों, चाहे वो रीजनल इंस्टीट्यूट्स हों, ठीक है, करिकुलम रिफॉर्म या टेक्स्ट बुक, सभी के अंदर एक जो है उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना एक कंट्री के द्वारा, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री में मिनिस्ट्री यहाँ पे जो बोला गया है ना, द मिनिस्ट्री एम टू प्रोवाइडिंग इनलाइटन लीडरशिप ऑल ओवर द कंट्री, लीडरशिप प्रोवाइड करना ऑल ओवर कंट्री में, कि जो है यूनिवर्सिटीज़ को या इंस्टीट्यूट को, कि वो अपने लेवल में प्रायोगिक परियोजना करवा सकें, ठीक है। अब ये परियोजनाएं किसके अंतर्गत हो सकती हैं, कि इसमें सिर्फ ये रहे परियोजनाओं में कि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट लाना, उनका पॉजिटिव डेवलपमेंट करना, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में शिक्षा का प्रशासन। समाशोधन गृह समारोह, तो इसके अंतर्गत क्या आता है। अब हम देखते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन, समाशोधन गृह समारोह, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, तो मैं आपको ब्रीफली यदि बताऊं तो इसके अंतर्गत देखिए, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसने बहुत सी अच्छी चीज़ें की है, जिसमें उसने बहुत सी मैगजीन भी बनाई हैं जो एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और एजुकेशन के लिए चाहे वो हम रिसर्च की बात करें, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है मिनिस्ट्री के द्वारा या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। सांख्यिकी की बात करें हम, रिसर्च हुई, ट्रेनिंग हुई, सांख्यिकी हुई, ठीक है, इंफॉर्मेशन हुई, आइडियाज़ हुए जो एजुकेशन के लिए हों, तो ये जो है इसकी सेवा दी जाती है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और उनके द्वारा आल्सो published a few educational journals which have provided to be very helpful and disseminating information in the country, जो कि हमारे देश के लिए वो बहुत से ऐसे मैगजीन्स को पब्लिश करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो स्टेट लेवल में क्या है, इसकी बात करते हैं हम, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, नीतियों का निर्माण, ठीक है। स्टेट लेवल में क्या होता है, नीतियों का निर्माण होता है। अब नीतियों के निर्माण से यदि हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्मुलेट पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन ऑफ द स्टेट, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो पॉलिसीज को क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है स्टेट के एजुकेशन के लिए, ठीक है। नीतियों का निर्माण करती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो स्टेट के लिए एजुकेशन पॉलिसीज को निर्माण करती हैं, नीतियों का निर्माण करती हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम, शैक्षिक कार्यक्रम, ही प्रोवाइड्स लीडरशिप टू द एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स के लिए वो क्या प्रोवाइड करते हैं, लीडरशिप टू द एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए लीडरशिप करने के लिए स्टेट को ये कहना चाहिए हम, ये सेवा दी गई है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये अधिकार दिया गया है एक प्रकार से, कि वो एजुकेशन के लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे उनको शैक्षिक कार्यक्रमों में लीडरशिप कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र ही करेगा, राज्य भी अपने स्तर पर उन पे लीडरशिप कर सकता है, उनको चला सकता है या अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकता है शैक्षिक कार्यक्रमों को, ठीक है।
अब जैसे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर जैसे दिवस मान के चलें, जैसे हम 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मानते हैं, तो उसमें एक अलग से शैक्षिक कार्यक्रम होता है जो कि लगभग हर स्कूल में, हर हॉस्टल्स में आप देखते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ें हैं जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने या फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी है कि वो अपने रूप से अपने स्तर में जो है कार्यक्रम करवा सकता है, शैक्षिक कार्यक्रम वो भी। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स, कानूनों और सिद्धांतों का निर्माण। Besides framing of policies and procedures, he formulate rules, regulations, laws and principles to determine standard of education in state। ठीक है, स्टेट के एजुकेशन के लिए उसके स्टैंडर्ड को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो फॉर्मुलेट्स रूल्स, जो हम कहते हैं रूल्स को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, रेगुलेट करते हैं उनको, लॉज एंड प्रिंसिपल टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन स्टेट। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो स्टेट में एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसे डिटरमाइन करने का, उसके प्रिंसिपल बनाने का, उसे सिद्धांत बनाने का, ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है कानून और सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए। या फिर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कानून और सिद्धांत बना दिए गए हैं कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो इस प्रकार से सिद्धांत और लॉज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाए हैं। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। अब ऐसा नहीं कि इसलिए समन्वय बना के चलना पड़ता है कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करें या फिर सीबीएसई को या फिर आईसीएसई, ये बहुत से एमपी बोर्ड हो गया तो ये अलग अलग हो गए। अब इनमें हमें समन्वय बनाना है तो उनके सिलेबस को लगभग हमें सेम करना पड़ेगा। या फिर ऐसा नहीं कि कुछ रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करता है और कुछ अलग रूल जो है स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करता है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। जांच और मूल्यांकन समिति, ही फॉर्मुलेट्स इंस्पेक्शंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड इवोल्यूशन कमिटीज़, जांच और मूल्यांकन समिति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है शैक्षिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए निरीक्षण हुआ, जांच और मूल्यांकन समितियों का गठन करना। ठीक है, गठन करता है। तो यहाँ पे कौन, वह किसकी बात कर रहे हैं हम, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन का। ठीक है, यदि आप हिंदी में रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे शैक्षिक प्रशासन की बात हो रही है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, प्रशासन। ठीक है, और एजुकेशनल मतलब शैक्षिक। तो ये चीज़ें हैं स्टेट लेवल, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हिंदी इंग्लिश हम दोनों में लेके चल रहे हैं। तो अब देखते हैं हम, यदि कन्फ्यूज़न होंगे तो हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में देखते चलेंगे। ठीक है, वर्किंग ऑफ स्कूल, स्कूलों का कामकाज। अब स्कूलों का कामकाज के लिए हम कह सकते हैं कि हिज डायरेक्शन and guidelines are helpful in working of school, qualification of teachers, criteria of requirement, pay scale and retirement benefits and allowance are included in his direction and guidelines। ठीक है, तो ये स्टेट लेवल को क्या प्रोवाइड की गई है कि वो अपनी गाइडलाइन के हिसाब से जो उनको सही लगे, जो उनको हेल्पफुल लगे, वो स्कूल के वर्किंग को, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स मतलब टीचर्स के क्वालिफिकेशन जो है, या फिर जो रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया, आप देखते हो ना कि हर स्टेट लेवल में भी वैकेंसीज निकलती हैं, उनका पे स्केल अलग होता है, किसी अलग स्टेट में अलग पे स्केल रहेगा। तो ये क्यों संभव है, ये स्टेट लेवल पे उनको एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया है कि वो प्रशासन कैसे चलाएं स्टेट लेवल पे। तो इसलिए जो है उनके रिक्वायरमेंट का प्रक्रिया जो है, ऐसा होता ना कि जैसे चुनाव होते हैं सभी राज्य में होते हैं ना एक साथ, लगभग सभी राज्यों में एक साथ होते हैं, कुछ राज्यों में अलग से होते हैं, लेकिन सब में क्राइटेरिया क्या है कि उनको यदि वोट ज़्यादा मिलेगी तो वो विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। जो सांसद बनेगा वो क्या कर सकता है, जो विधायक बनेगा वो क्या कर सकता है। जैसे विधायक प्रधानमंत्री बनते हैं, विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और जो अपने
सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेवल पे है सारी चीज़ें कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए टीचर का, वो स्टेट लेवल पे जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, चीज़ों को गाइडलाइन डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। रिसर्च एक्टिविटीज़, अनुसंधान गतिविधियों की बात करें हम, ही प्रमोट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एजुकेशनल द स्टेट, ठीक है, इन द स्टेट की बात करें। अब देखिए राज्यों को ये चीज़ें दी गई हैं कि वो अपने हिसाब से एक्टिविटीज़ कर सकें, मतलब प्रमोट कर सकें एक्टिविटीज़ को एजुकेशन के हिसाब से, अनुसंधान गतिविधियां कर सकें अपने एजुकेशन के हिसाब से, जो जो नीड हो उन्हें अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए वो चीज़ें वो गतिविधियां वो कर सकते हैं, वो रिसर्च वो कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे ये एडमिनिस्ट्रेशन उनको दिया गया है, ठीक है। कंसल्टेटिव एंड इंफॉर्मेटिव सर्विसेज, सलाहकार और सूचनात्मक सेवाएं, ही प्रोवाइड्स कंसल्टेटिव एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब स्टेट जो है वो सलाहकार और सूचनात्मक सेवाओं को भी प्रोवाइड करने का